हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद आज हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आज से हम लोग डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बहुत ठंडा है, इसलिए देखिए पूरा एकदम कंबल वम्बल लेके बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वॉर। एनसीईआरटी क्लास 6 का हो, एनसीईआरटी क्लास 6 को ही हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पहले ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का जो हिस्ट्री का चैप्टर्स है उसको देखेंगे। तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का जो ये वाला चैप्टर है, इसमें मगध महाजनपद के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश थे हरण्यक राजवंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। जो सम्राट अशोक है वे मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार के मृत्यु के बाद सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा था। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। देखिए, सम्राट अशोक का जीवन मनुष्य के जीवन की अधोगति से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, बौद्ध ग्रंथ में ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का जो राज सिंहासन है उस पर अधिकार किया था। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो सम्राट अशोक थे, कलिंग के युद्ध के पहले तक उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। अर्थात वे क्रूरता और लिप्साओं से उनका जीवन भरा हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसमें ऐसा कहा गया है कि अधोगति से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला जो उनका जीवन था वो अधोगति को पॉइंट आउट करता है। उसके बाद उनका जो जीवन है कलिंग के युद्ध के बाद उनका जीवन उत्थान की ओर अग्रसर होता है। जीवन का आखिरी समय आते आते वह महानता के शिखर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने शस्त्रों के जरिए विजय की शुरुआत की थी, लेकिन आखिर में उन्होंने दिलों को जीतना शुरू कर दिया। यही वजह है कि हम लोग सम्राट अशोक का नाम आज भी जानते हैं। अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। वे बिंदुसार के बाद मगध के राजा बने थे। अब देखिए, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो 260 बीसी में लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने 260 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग के भीषण नरसंहार को देखकर उनका मन द्रवित हो उठा। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और कभी भी शस्त्र न उठाने का प्रण लिया। अशोक एक धर्मपरायण राजा थे। अशोक एक सहिष्णु राजा थे। अर्थात वे सभी धर्मों को सम्मान देने वाले थे। अब सहिष्णु का क्या मतलब होता है? टॉलरेंट, ठीक है, टॉलरेंट। अशोक के राज्यकाल में ऐसा कोई भी रूल्स या फिर रेगुलेशन नहीं था कि जो धर्म अपने जो राजा अपनाए वही धर्म उनके प्रजा को भी अपनाना होगा। अर्थात ये कहीं पर ऐसा कोई अशोक ने लिखा नहीं था, सम्राट अशोक ने, कि क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था तो सभी प्रजा को बौद्ध धर्म अपनाना ही पड़ेगा। उनका यह मत था कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। इसीलिए इसी को कहते हैं टॉलरेंस, धर्मपरायणता, सभी धर्मों का आदर करना। तो सम्राट अशोक एक सहिष्णु राजा थे और धर्मपरायण राजा थे। वे सभी धर्मों को सम्मान देते थे। अब देखिए, यहाँ से तो प्रश्न पूछा जाता ही जाता है। ये जो पोर्शन है, ये आपके जो मैपिंग का जो आता है क्वेश्चन, वो यहाँ से पूछा जा सकता है। जो मैपिंग का जो क्वेश्चन आता है वो यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं। देखिए, एनसीईआरटी के जो क्लास 6 का बुक है उसमें ये सब लिखा गया है। सम्राट अशोक का अभिलेख पहला अफगानिस्तान में 2 प्लेस है, एक लंपक है, दूसरा कंधार है। उसके बाद पाकिस्तान में प्लेस है। पाकिस्तान में कहाँ? शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। नेपाल में लुम्बिनी। भारत में बहुत सारे जगहों पर सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसे कलसी, कलिंग, धौली, जौगर, टोपरा, गुज्जर, कौशाम्बी, मेरठ, सारनाथ, पांगुड़िया, महापुर, रूपनाथ, रामपुरवा, इलाहाबाद, सोपारा, सन्नति, मस्की, ब्रह्मगिरी, लौरिया, अरेराज, कलिंग, गिरनार, सांची, येरीगुड़ी।
तो इन सभी जगहों में सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो प्राप्त हुए हैं। अब साम्राज्य किसे कहते हैं? देखिए, साम्राज्य एक बहुत बड़ा राज्य होता है, उसे साम्राज्य कहते हैं। राज्य का विस्तृत रूप साम्राज्य कहलाता है। साम्राज्य के बहुत बड़े हिस्से में किसान एवं पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। इसमें बेसिकली मगध महाजनपद, मगध जो साम्राज्य था, जो साम्राज्य अशोक ने खड़ा किया था, सम्राट अशोक ने जो साम्राज्य खड़ा किया था, उसी के बारे में बताया गया है कि साम्राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से में किसान एवं पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी तक्षशिला, उज्जैनी एवं पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख नगर थे। पॉइंट आउट कीजिएगा, साम्राज्य की राजधानी कौन कौन सा था? तक्षशिला था, उज्जैनी था और पाटलिपुत्र था। इसमें साम्राज्य की राजधानी तक्षशिला, उज्जैनी एवं पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम एवं मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैनी उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अब आते हैं कौटिल्य। कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य के सानिध्य में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा महापद्म नंद को हराया था, धनानंद को हराया था। महापद्म नंद, उसके बाद धनानंद उसका बेटा हुआ था। तो धनानंद को ही कौटिल्य के सानिध्य में, विष्णुगुप्त चाणक्य के सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। कौटिल्य के अन्य नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त। राजनीति में भी वे कुटिल थे और वे नीतिज्ञ थे, वे नीतियों को जानने वाले थे। अब इसी के कारण उन्हें कौटिल्य कहा जाता था। भारत में उन्होंने एक केंद्रीय शक्ति संपन्न सेना प्रभावशाली राज्य की स्थापना कर भारत में केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया। उस समय जो मगध का जो साम्राज्य था वही भारत का एक सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य था। ठीक है, जो सारे जो कार्य होते थे राजा के द्वारा किया जाता था। इसीलिए इसमें कहा गया है कि भारत में केंद्रीय शक्ति का गठन किया था कौटिल्य ने। भारत के एक महान सम्राट बनाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो खुद उस राज्य के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट थे, उसके बाद बिंदुसार हुए, उसके बाद हुए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय जो मगध का जो साम्राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका था। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कौटिल्य है उन्होंने ही जो मगध साम्राज्य का जो विकास है उसका जो नींव रखा हुआ था। क्योंकि जो मौर्य वंश के जो पहले शासक थे नंद वंश, ये तो ज़्यादातर जो उसका समय था लिप्साव में ही व्यतीत होता था, यानी कि वही दारू वारू सब पीते रहते थे धनानंद महोदय। तो ये बात, धनानंद के समय ही जो सिकंदर महान थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। तो उस समय कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य सब देख रहे थे कि कैसा क्या करना है, कैसा क्या नहीं करना है। तो सिकंदर, मगध के जो सेना था, मगध के सेना के बारे में उन्होंने पता लगाया कि विशाल सेना है मगध के पास। इसीलिए जो सिकंदर के सेना थे, सिकंदर के सैनिक, वे मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया और सिकंदर वापस चला गया। उसके बाद कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मगध पर आक्रमण किया और विष्णुगुप्त चाणक्य के सानिध्य में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके उसे मार डाला और मौर्य वंश का संस्थापन किया। ये कौटिल्य जो थे, जो विष्णुगुप्त चाणक्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। अब वंश किसे कहते हैं? वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे वंश या फिर एक परिवारवाद कहा जाता है। तब वे कहते हैं कि हाँ, एक ही परिवार के जो सदस्य हैं वे राजा बन रहे हैं, इसीलिए एक ही वंश के राजा वे सब कहलाते हैं। जैसे मौर्य वंश की अगर हम बात करें, मौर्य साम्राज्य में पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था। उसके बाद जो उसका बेटा था बिंदुसार, वो राजा बना। बिंदुसार के बाद उसका बेटा था अशोक, सम्राट अशोक, फिर सम्राट अशोक राजा बने। तो ये एक वंश परंपरा आगे बढ़ रहा था। जो राजा का जो पद था वो आनुवंशिक हो गया था। ठीक है, वंशानुगत हो गया था। अब अशोक पहले राजा थे जिन्होंने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले सम्राट कौन थे जो अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों को खुदवाया था? तो आंसर होगा सम्राट अशोक।
जो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, खुदवाए गए हैं, और उसकी लिपि ब्राह्मी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं और उसका जो लिपि है वो ब्राह्मी है। अब है अशोक का धम्म। धम्म क्या है? देखिए, धम्म कुछ नहीं, धम्म एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। धम्म में जो सम्राट अशोक है उन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया है। धम्म क्या है? धम्म बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसको कि सम्राट अशोक चाहते थे कि उनके जो राज्य में जो भी लोग रहते हैं उसको अपनाएं, जिससे कि उनका जो नैतिक वृद्धि हो, ठीक है, मोरल जो है उनका इंक्रीज हो। देखिए, कलिंग युद्ध के नरसंहार के पश्चात अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया और धम्म की नीति का अनुसरण शुरू किया। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्रकृत रूप है। यह कोई विशेष धार्मिक आस्था, व्यवहार, मनमाने ढंग से निर्मित की गई शासकीय नीति नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक व्यवहार एवं गतिविधियों के सामान्यकृत एक स्टैंडर्डाइज्ड मानदंड थे। इस तरह से प्रजा के नैतिक उत्थान, जिससे कि जो प्रजा था मगध के, उन प्रजा का मोरल डेवलपमेंट के लिए, जो चारित्र के निर्माण के लिए अशोक ने धम्म का निर्माण किया था। धम्म मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। धम्म एक नैतिक नियम है, ठीक है, नैतिक नियम, मोरल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको कि अगर कोई भी प्रजा अपनाए तो उनका चरित्र का विकास होगा। तो अशोक सम्राट ने अपने प्रजा का चरित्र का विकास करने के लिए, अपने प्रजा का सर्वांगीण विकास करने के लिए धम्म का निर्माण किया था। धम्म में किसी भी प्रकार के आडंबर को निषिद्ध कर दिया गया था। धम्म में मूर्ति पूजा को भी वर्जित किया गया था, ठीक है, वर्जित किया गया था। मूर्ति पूजा धम्म का पार्ट नहीं था। धम्म मतलब कोई धर्म नहीं था, धम्म का मतलब था नैतिक नियम। अशोक के धम्म में किसी भी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक ने अपना कर्तव्य समझकर अपनी प्रजा को पिता की तरह अच्छे व्यवहार का निर्देश दिया था। नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धम्म के संदेश को प्रचारित करने के लिए उसने धम्म समाज नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक ने धम्म समाज के अधिकारियों की नियुक्ति किस लिए की? तो धम्म के प्रचार के लिए। या इसको को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि धम्म समाज नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने किया था? तो धम्म समाज नामक अधिकारियों का जो नियुक्ति किया था उस सम्राट अशोक ने किया था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए स्तंभों और शिलाओं पर संदेशों को उत्कीर्ण यानी कि खुदवाया था। साथ ही जो लोग पढ़ने में सक्षम नहीं थे उसके लिए ये अभिलेख पढ़कर सुनाए जाने का भी आदेश इन्होंने धम्म समाज नामक अधिकारियों को दिया था। साम्राज्य के जो साम्राज्य के बहुत दूर दूर के भाग थे, जैसे श्रीलंका हो गया, जैसे मध्य एशिया, यूनान, श्रीलंका में अपने धर्म प्रचारक भेजे। अशोक ने सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई। प्रबुद्ध शासक के तौर पर अशोक ने प्रचार के माध्यम से राजनैतिक प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की। धम्म के प्रचार से अशोक ने अपने साम्राज्य के भीतर विभिन्न धार्मिक वर्गों के मध्य समन्वय एवं सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया था। तो धम्म का मतलब यही था, मोरल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे कि जो मगध का प्रजा था या कोई भी जो भी धम्म को अपनाने वाला था उसका चारित्रिक विकास होता, उसका सर्वांगीण विकास होता। इसमें सभी धर्मों के लोगों के मध्य एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का भी प्रयास अशोक ने किया था। धम्म के माध्यम से अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित कर दी। उसने एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि से देश को एक सूत्र में बांध दिया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश को एक भाषा, एक धर्म, एक लिपि से बांधने वाले राजा कौन थे? तो उसका आंसर होगा सम्राट अशोक। साम्राज्य से बाहर धर्म प्रचारक अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासन के क्षेत्र में लाभ हुआ और साथ ही साथ विकसित गंगा के मैदान और दूरवर्ती क्षेत्रों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क में भी वृद्धि हुआ। तो इस तरीके से इसमें ये वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इसमें हमने बेसिकली अशोक के बारे में पढ़ा, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा। सम्राट अशोक का जो धम्म है, धम्म के विषय में भी हमने पढ़ा कि धम्म कोई भी धर्म नहीं था। धम्म में कोई भी किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं था, किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा नहीं था। धम्म था नैतिक नियम। नैतिक नियम जिसको कि उसके जो प्रजा है उसके नैतिक विकास के लिए, उसके प्रजा के सर्वांगीण विकास के लिए धम्म का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने धम्म का निर्माण इसलिए भी किया था जिससे कि उनके राज्य में जितने भी
धर्म को मानने वाले लोग थे उनके मध्य एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाए और सामाजिक एक समन्वयता, ठीक है, एक समन्वयता स्थापित हो जाए। तो यही था आज का चैप्टर। तो थैंक्स, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, स्टे सेफ एंड पॉजिटिव, ऑलवेज केयर योर पेरेंट्स।